आपका ये पढ़ाया गया था, उसमें नोट्स लिखवाना है, उसको निकाल लीजिए कॉपी। 8-10 क्वेश्चन है, 2-3 दिन में निपटा दिया जाए, तब आपका नया कानून शुरू किया जाएगा। और फिर एक बार आपको सूचित किया जाता है कि जिन लोगों को इस बार यूपी ये देना है भाई, आज से ही अपना ये शुरू कर दें दोहराना और पढ़ना, क्योंकि आयोग जब भी वैकेंसी निकालेगा बता दिया जाए, समय नहीं देगा। यानी कि एक मान कर चलिए कि आपका फरवरी में एग्जाम हो सकता है, 15 के बाद जब चाहे तब। बैठिए भाई। यानी कि 2 माह आपके पास समय है, और इसी 2 माह में ये भी प्रयास करना है कि भाई किसी का प्री न रुके। तो इसके लिए उपाय ये है कि जो अब साल पेपर है या जितना आप लोग पुराना पढ़े हैं, अब रिवीजन करना भी शुरू कर दीजिए। और 2-3 कानून बचे हैं, वहीं पहले आपका क्लास में पढ़ाया भी जाएगा, और आपका कल से शुरू ही हो जाएगा आपका क्लास, स्पेशल बैच आपका। तो जो लोग आपके मित्र भी हैं पढ़ना चाहते हैं, तो 10 बजे से 11 बजे तक आपका संविधान चल ही रहा है, और आपका 11:15 से 12:15 तक टीपीए चलाया जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी लगेगा। और चूंकि अभी आपका उत्तराखंड के लिए सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस पढ़ाया ही गया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जुरिस्प्रूडेंस भी एक बार अभी आपका 2 माह पहले पढ़ाया गया है, तो इसको लास्ट में आपका रिवीजन कराया जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाया गया है 3-4 कानून प्री वाला, पहले उसको निपटाएंगे, और ये सब बाद में। ये अगर 10 दिन भी पढ़ा दिया जाए, 8 दिन, तो आपका तैयार पहले से है, जो पुराने लोग पढ़ रहे हैं। अब नए लोग भाई कुछ वीडियो भी देख लें, सही रहेगा, क्योंकि लास्ट में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोहराया जाएगा इत्यादि, वह थोड़ा शॉर्टकट में चलेगा, यानी कि बहुत डिटेल में नहीं चलेगा जैसे रेगुलर बैच में चला है। तो वीडियो में डिटेल में है। आप प्रयास करिए कि एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको पूरा पढ़िए, और जितने क्वेश्चन उस पर बने हैं वह सब उसको सॉल्व करते रहिए। तो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में उतना दिक्कत अब नहीं है। और इसके अलावा जो आपका कानून है वो पढ़ाए जा रहे हैं, और पहले पीरियड में आपका जितने छोटे छोटे कानून हैं अब एक एक करके निपटाया ही जा रहा है। ये आपका शेड्यूल रहेगा। लिखिए भाई, आपका जो क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनाइए तो। प्रश्न बना लीजिए। विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अनिवार्य अर्जन कैसे किया जाता है? प्रश्न बनाइए। विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अनिवार्य अर्जन कैसे किया जाता है? इसका उल्लेख करिए। इसका उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए भाई। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकता है एक साथ, वो भी मॉडल बता दिया जाए, लिखवाया जा रहा है अलग अलग। क्वेश्चन ये आ सकता है कि विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अर्जन कैसे किया जा अर्जन तथा व्ययन के प्रावधानों का उल्लेख करिए। यानी कि विकास प्राधिकरण कैसे भूमि पाएगा, और उस भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा, बेचा जाएगा कि दान दिया जाएगा, कि पट्टा किया जाएगा कि विनिमय किया जाएगा। हो सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन एक में मिक्स करके पूछ ले। तो 2 धाराएं लिखिएगा, आपका धारा 17 भी और धारा 18 भी। वैसे मैं लिखवा रहा हूँ अलग अलग, लेकिन अगर मिक्स करके आए तो दोनों क्वेश्चन को एक कर दीजिएगा आंसर। लिखिए भाई, आपका उत्तर लिखिए।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 17 में 17 में विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के अनिवार्य अर्जन के बारे में, भूमि के अनिवार्य अर्जन के बारे में प्रावधान किया गया है, भूमि के अनिवार्य अर्जन के बारे में प्रावधान किया गया है। विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण सीधे किसी भूमि का अर्जन नहीं करता, सीधे माने डायरेक्ट रूप से सीधे किसी भूमि का अर्जन नहीं करता, बल्कि राज्य सरकार द्वारा, बल्कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन करने के पश्चात, बल्कि राज्य सरकार द्वारा भूमि का अर्जन करने के पश्चात इसे इसे सौंपा जाता है, मैंने दिया जाता है, सौंपा जाता है मतलब दिया जाता है, इसे सौंपा जाता है। इस बारे में उपबंध निम्नलिखित है, इस बारे में उपबंध निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, खंड 1 में 1 लिखिएगा, 1। लिखिए, यदि विकास प्राधिकरण द्वारा यदि विकास प्राधिकरण द्वारा विकास के प्रयोजन हेतु यदि विकास प्राधिकरण द्वारा विकास के प्रयोजन हेतु माने उद्देश्य हेतु या किसी अन्य प्रयोजन हेतु या किसी अन्य प्रयोजन हेतु राज्य सरकार से भूमि की अपेक्षा की जाती है, भूमि की अपेक्षा की जाती है, तब राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यानी कि 1894 के प्रावधानों के तहत
भूमि का अर्जन कर सकेगी। भूमि का अर्जन कर सकेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा कामा देने के बाद। परंतु परंतु कोई व्यक्ति परंतु कोई व्यक्ति कामा दीजिएगा जिससे ऐसी भूमि अर्जित की गई है, जिससे ऐसी भूमि अर्जित की गई है, कामा दीजिएगा फिर, अर्जन के 5 वर्ष के पश्चात, अर्जन के 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष इस आधार पर, राज्य सरकार के समक्ष इस आधार पर अपनी भूमि की वापसी के लिए, अपनी भूमि की वापसी के लिए आवेदन कर सकेगा। कि उसकी भूमि का उपयोग कि उसकी भूमि का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर, निर्धारित अवधि के भीतर उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, निर्धारित अवधि के भीतर उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, जिसके लिए उसे अर्जित किया गया था, जिसके लिए उसे अर्जित किया गया था। खड़ी पैर देकर लिखेगा। यदि राज्य सरकार को यदि राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाता है, यदि राज्य सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि आवेदनकर्ता की बात सत्य है, आवेदनकर्ता की बात सत्य है, तो वह मतलब यहाँ राज्य सरकार, तो वह 12% वार्षिक ब्याज की दर सहित 12% वार्षिक ब्याज की दर सहित एवं विकास प्रभार सहित 12% वार्षिक ब्याज की दर सहित एवं विकास प्रभार सहित धन के पुनर्भुगतान पर, यानी कि किसान वापस करे, धन के पुनर्भुगतान पर
ऐसे व्यक्ति को भूमि वापस करने का आदेश देगी। धन के पुनर्भुगतान पर ऐसे व्यक्ति को भूमि वापस करने का आदेश देगी। देखिए, अपनी भाषा में थोड़ा लिखवा जा रहा है बेयरेक्ट की भाषा, क्योंकि बेयरेक्ट की भाषा थोड़ा आपका उलझाव लिखी गई है। तो बातें वही हैं, लेकिन हम क्या किए हैं, उसको अपनी भाषा में आसान भाषा में लिखवाए हैं, क्योंकि बेयरेक्ट की भाषा लाइन बाय लाइन याद करना मुश्किल है। अगला लिखे पैराग्राफ, खड़ी पाई देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखे क्लास टू। क्लास टू में लिखे भाई, जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई है, जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई है, वहाँ राज्य सरकार उस भूमि को वहाँ राज्य सरकार उस भूमि को कब्जा लेने के पश्चात कब्जा लेने के पश्चात विकास प्राधिकरण को या किसी स्थानीय प्राधिकरण को विकास प्राधिकरण को या स्थानीय प्राधिकरण को प्रतिकर एवं अर्जन के खर्चे लेकर प्रतिकर एवं अर्जन के खर्चे लेकर प्रतिकर एवं अर्जन के खर्चे लेकर देने का आदेश देगी। माने इनको दे दिया जाए, देने का आदेश देगी। इस प्रकार आपका ये जो आंसर था समाप्त हुआ। अगला प्रश्न बनाइए भाई, आपका प्रश्न बनाइए अगला। विकास प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के व्ययन के प्रावधानों का उल्लेख करिए। विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के व्ययन का उल्लेख करिए। भूमि के व्ययन का माने डिस्पोज ऑफ का, कैसे उसको बेचा जाएगा कि क्या किया जाएगा, उल्लेख करिए। लिखिए उत्तर भाई आपका इस पर। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 18 में 18 में धारा 18 में विकास प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विकास प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि के व्ययन के बारे में
भूमि के व्ययन के बारे में उपबंध किया गया है जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके पहला खंड लिखिए। पहला क्लास लिखिएगा 1। लिखिए भाई। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमिका ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाए उसका व्ययन योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए उसका व्ययन योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए कर सकेगी। योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए कर सकेगी। पैराग्राफ चेंज करिए। लिखिए खंड 2। खंड 2 में लिखिए भाई। लिखिए विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि का निस्तारण दान के सिवाय माने हिबा दान नहीं दे सकता विकास प्राधिकरण। दान के सिवाय सिवाय मतलब छोड़कर दान के सिवाय विक्रय विक्रय कामा दीजिए विनिमय या पट्टे द्वारा विक्रय कामा दीजिए विनिमय या पट्टे द्वारा या किसी सुखाधिकार कामा दीजिए अधिकार या विशेषाधिकार के सृजन द्वारा या प्रिविलेज विशेषाधिकार के सृजन द्वारा किया जा सकेगा। खंड 3 लिखिए। प्राधिकरण द्वारा
प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि प्रबंधक या प्रभार मार्गेज या चार्ज बंधक या प्रभार भारतीय जीवन बीमा निगम कामा दीजिए आवास एवं नगरीय विकास निगम कामा देकर लिखिएगा आवास एवं नगरीय विकास निगम या बैंककार कंपनी माने बैंकों में या किसी अन्य वित्तीय संस्थान को कामा दीजिएगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित करे जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित करे कामा दीजिए कर सकती हैं यानी कि बंधक या प्रभार कर सकती हैं कर सकता है लिखिए भाई विकास प्राधिकरण कर सकता है खंड 4 लिखिए भाई आपका क्लाज 4 लिखिए जहां प्राधिकरण द्वारा कोई खाली भूमि पट्टे पर दी गई हो लीज पर पट्टे पर दी गई हो तथा निर्धारित किए गए समय के भीतर ऐसा पट्टेदार उस पर निर्माण करने में असफल रहता है तब प्राधिकरण ऐसे पट्टे को जब्त कर सकेगा यानी कि फॉर फ्यूचर कर सकेगा समापहरण कहा जाता है ऐसे पट्टे को जब्त कर सकेगा या उस भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा री एंट्री या उस भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा या निर्माण करने हेतु समय बढ़ा सकेगा और समय दे देगा
या निर्माण करने हेतु समय बढ़ा सकेगा। मैंने 4 साल दिया था तो लीजिए, अब 6 साल लीजिए। कम से कम 6 साल में अपना क्या करिए, पट्टे की जमीन का विकास कर लीजिए, जो निर्माण करना हो कर सकेगा। अगला लिखिए भाई आपका। इसके बाद लिखिए आपका क्लास 6 लिखा जाता है, बीच में छोड़ दिया जाता है। लिखिए भाई आपका। लिखिए आपका क्लास 6 में लिखिएगा, पट्टे के जब्तीकरण, पट्टे के जब्तीकरण एवं पट्टे के जब्तीकरण और पुनः प्रवेश के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति, माने पीड़ित व्यक्ति, और पुनः प्रवेश के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति ऐसे आदेश की जानकारी होने से, माने जब उसे आदेश की जानकारी हुई, ऐसे आदेश के जानकारी होने से 30 दिन के भीतर, 30 डेज, 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा। जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा। तथा ऐसे न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा। तथा ऐसे न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा। लिखिए प्रश्न अगला बनाइए भाई। लिखिए नजूल भूमि से आप क्या समझते हैं। प्रश्न बनाइए। नजूल भूमि से आप क्या समझते हैं। इस भूमि पर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कैसे किया जाता है। हाँ, क्वेश्चन है ये। इस भूमि पर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कैसे किया जाता है, समझाइए। सेकंड में देखिए, बैरेक्ट है क्या संविधान का, थोड़ा निकालिए तो एक, इसमें संविधान से कोरिलेट करके लिखवाना था, छूट गया है। ये देख रहे हैं, छोड़ दीजिए।
लिखिए भाई, उत्तर लिखिए आपका। लिखिए भारत के संविधान। भारत के संविधान से शुरू, उत्तर लिखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 296 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 296 296 में नजूल भूमि को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। ऐसी भूमि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशानुसार ऐसी भूमि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेशानुसार नजूल भूमि के रूप में अर्जित कर ली गई हो। नजूल भूमि के रूप में अर्जित कर ली गई हो और जिस पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व न हो। मेन यही है। और जिस पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व न हो, यानी इसकी स्वामी सरकार होती है, व्यक्ति नहीं होता। यही क्या कहलाती है? नजूल भूमि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऐसी सभी संपत्तियां नजूल भूमि मानी जाएंगी। ऐसी सभी संपत्तियां नजूल भूमि मानी जाएंगी जो स्वामित्व या उत्तराधिकार के अभाव के कारण, माने कोई स्वामी ही नहीं है, जो स्वामित्व या उत्तराधिकार न लिखे, उत्तराधिकारी लिखिए, उत्तराधिकारी के अभाव के कारण, माने कोई बचा ही नहीं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के अभाव के कारण केंद्र सरकार या राज्य सरकार में निहित हो गई है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार में निहित हो गई है, यानी कि उसका कोई स्वामी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। सभी उत्तराधिकारी मर गए तो किसकी संपत्ति किसको चली जाती है? सरकार को। इसी को स्टेट लैंड या नजूल भूमि कहते हैं। मालिक आप नहीं है, कौन रहती है? सरकार रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक परिवार के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, और एक बम विस्फोट होता है, सभी लोग मारे जाते हैं, तो उनकी संपत्ति क्या क्या होगा? तो संपत्ति सरकार ले लेगी। जैसे ही सरकार ली, अब ये कैसी संपत्ति होगी? नजूल भूमि या स्टेट लैंड या सरकार की संपत्ति। तो आपका नियम यही जानना है कि इस संपत्ति को सरकार विकास प्राधिकरण को दे सकती है। इस पर क्या करो? बिल्डिंग बनाओ। आपका इस माने संपत्ति का क्या करो? भूमि का विकास। तो आगे बताया जाएगा। अभी आपका 19 में लिखवाना भी है,
लेकिन पहले तो नजूल भूमि समझिए कि होती क्या है। जब भी मेंस में लिखिएगा भाई, आपको सलाह दी जाती है कि जो 296 में ये प्रावधान है, भाई पूरा नहीं लिखवा गया, लंबा प्रावधान है आपका, 20 लाइन 15-20 लाइन का है, लेकिन हमने उसको 4-5 लाइन में अपनी भाषा में समाहित किया। अब भाई है विस्तृत, इसमें कोई शक नहीं है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई। जो राष्ट्र जो जैसे कि जो संघ की संपत्ति उस समय आपका माने अंग्रेजों के जमाने में जो संघीय संपत्ति हो केंद्र सरकार में, और जो स्टेट की संपत्ति हो राज्य में। अब इसके बाद आपका ये अब उसमें ये दिया है कि आपका किसमें निहित होगी, ये हम देख लेंगे तब फिर एक बार बताएंगे, क्योंकि आपका जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 27 है, उसमें आपका, अब राज्य सरकार लिखा है कि दोनों देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, 27 में है कि कोई वारिस नहीं होगा तो उसकी वारिस सरकार होगी। अब कौन सी सरकार होगी ये थोड़ा हमें भी देखना है, राज्य सरकार की हल्का सा मिस कर रहा है ये पॉइंट, तो आपका अलग हम देख कर बताएंगे भाई। लेकिन आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन आपका 27 में है, लेकिन इसको हम एक बार देख लेंगे तब, बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, याद नहीं आ रहा हमें भी। अगला लिखिए भाई, आपका केस लिखिए, हरीश टंडन बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य। हरीश टंडन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1999 इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1999 इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर एक बार देखिए, हरीश टंडन बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अदर्स, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, ये जो है 1999 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और नजूल भूमि को इस केस में परिभाषित किया गया। लिखिए, इस वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नजूल भूमि को परिभाषित करते हुए यह निर्णय दिया कि की के बाद कामा देकर लिखिएगा, कि ऐसी भूमि या भवन जो राज्य सरकार को राजगामित्व 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 का मतलब ये हुआ कि सरकार को मिल गया, राजगामी कहा जाता, मैंने राजा ने ले लिया, सरकार ने ले लिया, राजगामित्व या उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार। उत्तराधिकार के नियम ये हैं, अभी बताया गया है कि किसी संपत्ति का कोई वारिस नहीं है तो वह आपका क्या होगी, सरकार की हो जाएगी, या उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार उसे प्राप्त हुई हो, उसे मतलब सरकार को उसे प्राप्त हुई हो, उसे नजूल भूमि कहा जाता है, उसे नजूल भूमि कहा जाता है।
यानी कि आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि ऐसी संपत्ति जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को, यानी कि या तो पहले से प्राप्त है या किसी उत्तराधिकारी के अभाव में इन्हें प्राप्त होती हैं, या तो ऐसी भूमि को स्टेट लैंड या नजूल भूमि कहा जाता है। जैसे कि आपका फिर एक बार उदाहरण बता दें तब भाई आगे बढ़ा जाए। जैसे कि अगर हम प्रयागराज में ही देखें तो जब अंग्रेजों का शासन काल था तो अंग्रेजों ने तमाम जमीनों को राजगामी घोषित कर दिया, यानी कि ये घोषित कर दिया कि ये सरकारी जमीन होगी, अब किसी व्यक्ति की नहीं होगी। और उस जमीन को अंग्रेजों ने आपका पट्टे पर दे दिया। ज्यादातर जो पट्टा दिया गया था 99 साल का दिया गया था। अब चूंकि 99 साल धीरे धीरे समाप्त कुछ जमीनों में हो गया तो सरकार प्रयागराज में ही आपका उन बिल्डिंगों को तोड़कर, या सरकार चाहे तो री एंट्री कर सकती है, यानी कि पट्टे की अवधि न बढ़ाए और पट्टेदार से कहे कि आप पट्टा समाप्त हो गया, अपना कब्जा खाली करिए, अब हमारी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति क्या करूंगी, लूंगी। और तमाम जगह सुप्रीम कोर्ट तक मामले चले गए हैं। तो जो हाई कोर्ट के आसपास जो पुरानी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ज़्यादा, और आपका कटरा में भी पुरानी बिल्डिंगें और नई कुछ है, वो सब जमीनें लीज पर हैं, पट्टे पर हैं। कई जमीनों का पट्टा समाप्त हो गया और सरकार मौन बैठी है, और जो पहले से काबिज हैं वह अपना अभी भी कब्जा बनाए हुए हैं। लेकिन एक लाइन ये भी जानिए कि सरकार चाहे तो इनको कब्जा हटाकर अपना कब्जा जमा सकती है, और कुछ जगहों पर जहां पार्क और की व्यवस्था करनी इत्यादि, तो सरकार अपना कब्जा सिविल लाइन इत्यादि में जमा भी रही है। जैसे कि तमाम ऐसी मैंने जमीनें मकान है, जितना पुराना ज़्यादातर जो दिखती हैं कोठी ओठी, वह अंग्रेजों ने पट्टे पर दी थी। इसलिए पट्टे पर दी थी कि ये लोग अंग्रेजों के परम भक्त थे, यानी कि कहा जाता अंधभक्त थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों की जासूसी की जाती थी और भारत के लोगों पर अत्याचार कराया जाता था इसी वर्ग द्वारा। और खुश होकर अंग्रेज इनको क्या देते थे, आपका इनाम, उपाधि देते थे। इसीलिए उपाधियों को क्या कर दिया गया, सम्मान, कि राजभक्ति न दिखाइए, यानी कि अंधभक्त न बनिए, बल्कि आपका देश के बारे में अंधभक्त बनिए। तो उसी प्रकार सबको सलाह दी जाती है कि टीचर के बारे में अंधभक्त न बनिए, अपनी पढ़ाई के बारे में बनिए और सही रहेगा। कि ये टीचर, तो भाई टीचर के बारे में कोई अंधभक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अंधभक्ति कहाँ दिखाना है, कंपटीशन में, पढ़ाई में। अंधभक्ति मतलब कि जो मैं जान रहा हूँ सही है और आपका कह सकते हैं कि मैं करके आऊँगा, जैसे उत्तराखंड में लोग दिखाए अंधभक्ति और काफ़ी अच्छा करके आए हैं। और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि यूपी में इस बार कोचिंग के लोग और अच्छा करके आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड तो केवल डेमो था और उस डेमो का यूज कहाँ करना है, आपका यूपी में, जे और एपीओ दोनों। मान के चलिए कि आपका मैंने जे तो जल्दी एग्जाम होगा क्योंकि हाय तौबा मची रहती है, एपीओ आपका थोड़ा लेट हो सकता है। तो एक बार पढ़े ही हैं, इस बार भाई और प्रयास करिए कि और कहीं से जो कमी रह गई क्या हो जाए दूर। ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए अपनी कमियों को खोज कर। तो इस बार भाई जिनको देना है फिर एक बार सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से अभी से लग जाइए, समय कम है। लिखिए भाई इसको, अब का आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसे अभी उत्तर में लिखना है। ये तो नजुल भूमि के बारे में संविधान और इत्यादि से बताया गया भूमिका के लिए। अब मेन तो हमें आपका अर्बन प्लानिंग में जो सेक्शन है नजुल भूमि का, उस पर आना है। लिखिए
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 19 में 19 में धारा 19 में नजूल भूमि के विकास के बारे में नजूल भूमि के विकास के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित है के बाद आपका पढ़ी पाई दे दीजिए, लेटा हुआ पाई, और पैराग्राफ चेंज करके 1 लिखिए। ऐसे भाई आपका पढ़ी पाई देकर छोड़ दिया जाता है लाइन। अब 1 लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। लिखिए राज्य सरकार। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर कमा दीजिए जैसे सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो। जैसे सरकार और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो, कमा दीजिए। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कमा देने के बाद लिखिएगा, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत विकास के उद्देश्य हेतु विकास के उद्देश्य हेतु राज्य में निहित, निहित मने वेस्टेड, कई जगह आपका आएगा ये शब्द, वेस्टेड मने समाहित। देखिए एक होता है प्रदान किया जाता है और एक होता है कि उसमें क्या रहता है, समाहित। तो यही क्वेश्चन आपका यूपीजे में भी बना और कई जगह बनता है कि जो इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्ति है, पिछली बार यूपीजे में बना था, सीपीसी में और डिटेल में चलेगा, वह जो है न्यायालयों को प्रदान की गई है कि उसमें वेस्टेड है, तो प्रदान न मार दीजिएगा, उसमें क्या है, यानी कि पहले से ही समाहित। और क्वेश्चन जे में बना था कि किस केस में कहा गया कि अंतर्निहित शक्ति सभी सिविल न्यायालयों में समाहित है, तो वहीं याद रखिएगा कौन सा केस है। सीपीसी में तो इसी बार 2018 में ही आया था, और राजा सेठ हीरालाल कौन है भाई, मनोहर लाल वर्सेज सेठ हीरालाल, तो बताया जाएगा सीपीसी में। लेकिन भाई कम से कम जो पिछले पेपर हैं एक बार देखिए, तो अब शुरू करिए देखना, ये नहीं कि पूछा जाए तो आपको ना आए, क्योंकि भाई एक बार जो पेपर हैं प्री के, कम से कम जिनको देना है तेजी से स्पीड बढ़ा करके 1-2 घंटा आपका कम से कम एक बार दोहरा लीजिए, मैं बता रहा हूँ नियम। और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है या तो उस पर चिन्ह लगा लीजिए,
या शॉर्टकट में अलग एक रफ टाइप का बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि भविष्य में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा ना पढ़िए, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़िए जो आपको कम समझ में आया है। या सबसे अच्छा है आपका पेंसिल से या पेन से चिन्ह लगा दीजिए इस क्वेश्चन को समझने में हमें क्या थी दिक्कत, और इस आधार पर तो फिर एक बार भाई केवल आपका साल पेपर से नहीं होगा, क्योंकि बिहार एपी और उत्तराखंड इत्यादि ने बता दिया कि वो रिपीटेड क्वेश्चन काम नहीं करेंगे। और बिहार एपीओ में खूब लोग रिपीटेड रट कर गए थे और ये सोच रहे थे कि 554 आपका का 500 से 550 सीटें हैं और पढ़ने की क्या आवश्यकता है, चलो ये घटना चक्र और जो इत्यादि हैं रट्टा मार लेंगे। और विफल हो गया, सब विफल हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उसमें से आया ही नहीं, और जो भी क्वेश्चन आए घुमावदार आए और कंसेप्चुअल आए। तो भाई आप सबसे पहली वरीयता रखिए कंसेप्ट क्लियर करने की, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए अभी संविधान में प्रियम्बल आज बताया जाएगा, तो देखिए जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपका कहीं गाइड वाइड में नहीं रहेगा और आपका न ही साल पेपर में रहेगा, वही समय आ जा रहा है। तो जब आ जा रहा है तो जो गाइड वाले हैं और रट्टू तोता है वो बाहर हो जा रहे हैं। अब वो जमाना गया कि रट कर पास हो जाइए। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उत्तराखंड में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे पुलिस एक्ट से। भले यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 80 किए हैं 88 किए हैं, लेकिन जाकर देखिए क्वेश्चन जो आए हैं आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन वास्तव में कठिन है। वो अलग बात है कि पढ़ाया गया तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन वास्तव में कठिन है। दूसरे लोगों से पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा तो देखिए उलझ जा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें भाई आप मैंने हमेशा आपको मैंने सलाह दी जाती है। और आपका ये अब जब तक एग्जाम न हो जाए कुछ टेक्निकल बातें बताते रहेगा आदमी। और अंत में ये भी ध्यान रखना है कि आपका परीक्षा देते समय माइनस मार्किंग है तो उस पर भी गौर करना है। 10 से 12 क्वेश्चन के अलावा रिस्क न लीजिएगा, यानी कि आप रिस्क भी लीजिए तो 10-12, ये नहीं कि आपका पूरा मार दिया जाए। कहानी बता दें तब आगे बढ़े नजुल भूम। एक थे आपका पूरा जीएस करके आए और पूरा ला करके आए जे में ही, उनका जो नंबर आया आपका 1 नंबर पाए थे, 1 नंबर। मार हंगामा मचाए थे। तो भाई ये हुआ कि आप पता कराइए, मार इधर उधर से हमारे यहाँ फोन करवा रहे थे। अब हम भी परेशान हो गए, कई लोग कहे कि भाई 1 नंबर कैसे आ जाएगा, तो हमने अंदर से पता करवाया और तब पता लगा कि इतना सही इतना गलत और 1 नंबर सही है, ये इतने के ही भागी है। यानी कि गलत ज्यादा कर दिए थे और सही क्या किए थे। और पता लगा कि ये तो पूरा 150 में 150 मार कर आया है। तो भाई नंबर उसको चेक करवाया गया अंदर से, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत परेशान लोग कर दिए थे कि इतना कैसे हो जाएगा, हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो हम कहे कि जाइए, तो फिर चेक करवाया गया और तब पता लगा कि ये तो गलती करके आए हैं। तब शांत बैठे कि क्यों 150 मार दिए, पहले तो बताया नहीं कि हम पूरा किए हैं, केवल यही कि 1 नंबर कैसे आ गया। तो क्या जीरो माइनस में चले जाएंगे पूरा गलत हो जाएगा। तो लिखिए भाई आपका प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो, ये हो गया ना। इसमें देखिए तो राज्य में निहित विकास क्षेत्र में सभी या किसी, माने या तो पूरे स्टेट लैंड को दे दे या किसी मतलब क्या कुछ को दे दे, सभी या किसी विकसित या अविकसित भूमि, विकसित या अविकसित यानी कि या तो उस भूमि पर विकास हो चुका है, बिल्डिंग वोल्डिंग बन गई है, या अभी भूमि क्या है खाली है। तो अविकसित मतलब खाली और विकसित मतलब क्या हुआ, मकान उकान बन चुका है। विकसित या अविकसित भूमि को कामा दीजिए जिसे नजूल भूमि कहा जाता है, कामा देकर लिखिएगा, जिसे नजूल भूमि कहा जाता है।
प्राधिकरण के व्ययन पर रख सकेगी। प्राधिकरण के व्ययन पर रख सकेगी। रख सकेगी मतलब कि प्राधिकरण को कह दिया गया कि इस भूमि का आप क्या करिए, डिस्पोज आप करिए, बयान करिए, लेकिन सरकार उसमें निर्बंधन लगा सकती है। इस स्टेट लैंड का विकास इस मॉडल से ही किया जाना चाहिए। समय भाई समय भी हो गया, नहीं तो इसको 10:25 हो गया। रेस्ट ले लीजिए तो भाई संविधान चलेगा, क्योंकि समय भी थोड़ा शेड्यूल सही भी करना है। कल से थोड़ा समय बढ़ाया भी जाएगा आपका। अभी आपका कितना 19 हुआ ना, 20। अभी 2-3 दिन लगेगा लिखवाने में, लग रहा। आज बुधवार है, यानी कि शनिवार तक मान के चलिए, क्योंकि आपका 3-3 क्वेश्चन भी हो तब भी अभी 10 उस क्वेश्चन बचे हैं इसमें, 9-10। हाँ तो सोमवार से नया कानून लगाया जाएगा। शनिवार तक लिखिए भाई अच्छे से, कुछ छूटे ना इधर।